मान लो आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो और कंपनी ने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से लोन ले रखा था। अब ड्यू टू फाइनेंशियल स्ट्रेस होने के कारण आपकी कंपनी को कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में जाना पड़ गया और उसके बाद अंडर सेक्शन 14 ऑफ द आईबीसी के अंडर आपकी कंपनी के लिए मोरेटोरियम का टाइम पीरियड भी शुरू हो गया और आईआरपी भी अपॉइंट हो गया। लेकिन जो आपने चेक पहले मोरेटोरियम शुरू होने से पहले आ, दिए थे वो डिसऑनर्ड हो जाते हैं और उसके बाद मोरेटोरियम शुरू होने के बाद ही आपको डिमांड नोटिस वगैरह मिलता है। तो उस केस में यू बीइंग ए डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी जिसने चेक ड्रॉ किया था, राइट, क्या आप लायबल रहोगे इवन आफ्टर द इन्वोकेशन ऑफ मोरेटोरियम पीरियड? इसी क्वेश्चन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया विष्णु मित्तल वर्सेस शक्ति ट्रेडिंग कंपनी में। इस जजमेंट के थ्रू वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हेन ए कॉज ऑफ एक्शन अरोज आफ्टर द मोरेटोरियम पीरियड, तो उस सिनेरियो में एनआई एक्ट की प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर एज वेल एज दी मेनली जो एक्यूज्ड डायरेक्टर्स थे, को एक्यूज्ड डायरेक्टर थे, उनके अगेंस्ट वो एनआई एक्ट की प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी या इट विल बी क्वेश्ड। Second is, while going through this judgment, we will go through the lower and high court के views क्या थे on the director liability when the moratorium imposed है। Specifically, the question would be cause of action जो था वो arise हुआ after the imposition of moratorium period। एंड फाइनली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है इस मैटर में ऑन द चेक बाउंस प्रोसीडिंग्स आफ्टर द मोरेटोरियम imposed, plus that the cause of action arose after the moratorium। And finally, we will have a quick look at the conclusion from both the perspectives, complainant के perspective से भी as well as the accused person, mainly जो कि director है इस matter में। So let us now quickly go through the brief facts of the case। ब्रीफ फैक्ट्स के बारे में अगर समझने की कोशिश करें तो जो विष्णु मित्तल थे, ही फाइल्ड the criminal SLP before the Honorable Supreme Court. He was actually the director of Zalta Food and Beverages Limited, जो कि corporate debtor था because that is the जो IBC के अंडर सेक्शन 14 के अंडर जो corporate insolvency थी वो इस कंपनी के अगेंस्ट शुरू हो गई। ओके, नाउ इन व्यू ऑफ द मोरेटोरियम imposed ऑलरेडी, इसमें जो शक्ति ट्रेडिंग कंपनी थी वो सुपर स्टॉकिस्ट थी कॉर्पोरेट डेटर की, एंड दैट वाज द कंप्लेनेंट आल्सो इन द ओरिजिनल एनआई कंप्लेंट। अब मैटर में क्या हुआ कि बिजनेस ऑपरेशंस में अराउंड टोटल 11 चेक्स जो थे वो डिसऑनर हुए, जिसमें दिस पर्सन वाज आल्सो द को एक्यूज्ड। अब जब चेक डिसऑनर्ड हुए लीडिंग टू द चेक बाउंस प्रोसीडिंग्स फाइल हो गई, ठीक है, और ये जो प्रोसीडिंग्स फाइल हुई वो इनिशिएटेड आफ्टर ए मोरेटोरियम हैज ऑलरेडी बीन इम्पोज्ड अंडर द आईपीसी। तो बेसिक फैक्ट्स यही थे कि हियर इज द मोरेटोरियम स्टार्टेड, ओके, एंड after certain period NI complaint filed। So this was the scenario। Before moving further, I would like to bring to your notice that हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट्स के ऊपर डिफरेंट सिनेरियोज को कवर करते हुए एनआई एक्ट में प्लेलिस्ट जनरेट कर रखी है। उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यू कैन गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एज वेल एज ट्राई टू अपडेट योर सेल्फ अबाउट द रीसेंट जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द एनआई मैटर। नाउ कमिंग बैक टू दी दिस केस, अगर हम टाइमलाइंस के बारे में स्टार्ट करें समझना, तो जुलाई 7 2018 को जो 11 चेक्स थे वो इशू करे गए, राइट। अब दिस डेट इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर अस टू अंडरस्टैंड। जुलाई 25
2018 को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर commenced and a moratorium under section 14 of the IBC was imposed. And on the same day, actually, the IRP was also appointed to manage the affairs of the corporate debtor. So what does this mean is that on July 25th 2018 मोरेटोरियम इम्पोज्ड, और उसके बाद जो प्रॉपर मैनेजमेंट है, जो डे टू डे अफेयर्स हैं मैनेज करने के लिए कंपनी के, या मान लो इवन कोई चेक भी अगर इशू करना है या इवन कोई पेमेंट का ट्रांजैक्शन करना है, दैट ऑल कम्स अंडर द आईआरपी, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब इसके बाद, क्योंकि जो ये चेक इशू तो हमने जुलाई 7 2018 को कर दिए थे एक्यूज पर्सन ने, अगस्त 6 2018 को रिस्पोंडेंट जो थे उन्होंने इशूड द लीगल नोटिस under section 138 of the NI Act to the appellant director. This notice was after the moratorium was already in effect. सितंबर 2018 को द रिस्पोंडेंट फाइल्ड ए क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट द एप्लीकेंट फॉर offense under section 138 of the NI Act, and September 7 2018 को the concerned court issued summons to the appellant, and that's where जो जब लर्नेड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और समन्स इशू कर दिए एक्यूज पर्सन को, तो एक्यूज पर्सन की जो जर्नी थी फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट से अप टू द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड। जैसे ही एक्यूज पर्सन को ये सम्मन मिले तो एक्यूज पर्सन जो थे वो क्वैशिंग पिटीशन फाइल करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास पहुंच गए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ये पिटीशन थी डिसमिस कर दी, प्राइमरीली और इन व्यू ऑफ द जजमेंट पी मोहन राज वर्सेस एम एस शाह ब्रदर्स इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, बिकॉज ये जजमेंट कैटेगोरिकली स्टेट्स दैट सेक्शन 14 का जो बेनिफिट है इट इज अवेलेबल ओनली टू द कॉर्पोरेट डेटर। पर्सनली डायरेक्टर्स को सेक्शन 14 ऑफ द आईबीसी का बेनिफिट नहीं मिलता। दैट इज वाई जो एक्यूज पर्सन अप्रोच किए हैं अंडर सेक्शन 14 के, दैट सिंस मोरेटोरियम हैज बीन इम्पोज्ड अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, तो इस कारण से एनआई एक्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो क्वैश कर देनी चाहिए। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए जो accused person is was before the honorable Supreme Court. तो then Supreme Court के पास key question was this: can proceedings under the NI Act be initiated against a director when the cause of action arises after the moratorium is imposed under the IBC? So this is very critical for us to understand, right? जब cause of action ही मोरेटोरियम इम्पोज होने के बाद शुरू होता है, तो क्या डायरेक्टर लाइबल है अंडर द एनआई एक्ट टू मेक द पेमेंट्स, राइट? एंड टू प्रोसीड फर्दर we need to understand that when the cause of action starts in a NI matter, कि cause of action जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चेक को प्रेजेंट किया और वो चेक डिसऑनर हो गया, क्या कॉज ऑफ एक्शन वहां से शुरू होगा? एब्सोल्युटली नॉट। द रिटर्न ऑफ द चेक्स डिसऑनर्ड सिंप्लिसिटर डज नॉट क्रिएट एन ऑफेंस अंडर द सेक्शन 138 एक्ट। तो कॉज ऑफ एक्शन अंडर सेक्शन 138 स्टार्ट कब होता है? लेट अस नाउ रेफर टू द clause C of the section 138 of the NI Act. What does it say? The drawer of such check fails to make the payment of the said amount of money to the payee, or as the case may be, to the holder in due course of the check within 15 days of the receipt of the said notice. What does this mean is that जो demand notice जो भेजा जाता है कंप्लेनेंट की साइड से एक्यूज्ड पर्सन को, और डिमांड नोटिस में बोला जाता है कि भाई आपको 15 दिन के अंदर अंदर मेरे को जो डिसऑनर्ड चेक हुआ है, लेट्स से
इस केस में लगभग 11 लाख के चेक डिसऑनर्ड हुए हैं, तो आप 11 लाख की अमाउंट जो है मेरे को 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट उसकी कर दो। जब 15 दिन पास हो जाते हैं, राइट, एक्सपायर्ड हो जाते हैं, उस 15 दिन के अंदर कोई पेमेंट नहीं मिलती, तो देन इज द डेट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन फॉर द एनआई एक्ट। उससे पहले कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट नहीं होता, उससे पहले ऑफेंस अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा एज पर द सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट clause C of the proviso to the section 138 of the NI Act makes it clear that the cause of action arises only when demand notice is served and payment is not made pursuant to such demand notice within the stipulated 15-day period. So, Honorable Supreme Court also referred to its earlier judgment Jugesh Sehgal versus Shamsher Singh Gogi, जिसके अंदर एनआई एक्ट का जो ऑफेंस है सेक्शन 138 उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड सेक्शन 138 का ऑफेंस जो है कब होगा। इट इज manifest that to constitute an offense under section 138 of the act the following ingredients are required to be fulfilled. पहला, the person must have drawn a check on an account maintained by him in a bank of payment। तो एक तो जिस व्यक्ति ने चेक ड्रॉ किया है वो चेक उसी के अकाउंट से ही होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, द चेक शुड हैव बीन इशूड फॉर द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी। और जो वो चेक है टू डिस्चार्ज द डेट और any other liability that exists between the drawer and the payee of the check. Third condition, a check has been presented to the bank within a period of 6 months from the date on which it is drawn or within a period of its validity whichever is earlier, that is fine। कि जो आप जैसे आजकल जो चेक के ऊपर नॉर्मली टाइम पीरियड 3 मंथ्स का रहता है तो दैट यू कैन दिस इज कवर्ड देयर। Fourth condition, that the check is returned by the bank unpaid either because of the amount standing to the credit of the account is insufficient to honor the check or that it exceeds the amount arranged to be paid from that account by an agreement with the bank। कि normally कई बार क्या होता है कि आपने चेक उस बैंक अकाउंट में लिमिट है कि आप 1 लाख ही विड्रॉ कर सकते हो एक दिन के अंदर, और आपने चेक इशू कर दिया 10 लाख का, डेलिबरेटली यू वर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, या फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसे ही 2 लाख रुपए थे, आपने चेक इशू कर दिया 10 लाख का, दिस और डिसऑनर तो होगा ही होगा चेक का। द फिफ्थ कंडीशन, द पेई और द होल्डर, this is something important for us to understand. The payee or holder in due course of the check makes a demand for the payment of the said amount of money by giving a notice in writing to be drawer of the check within 15 days of the receipt of the information by him from the bank regarding the return of the check was as unpaid। what does this mean is जैसे ही आपको डिसऑनर्ड चेक मिल गया तो पेई, अगर आप पेई है दैट इज द कंप्लेनेंट हो तो आपको स्टैट्यूटरी डिमांड नोटिस भेजना है और उसके अंदर 15 दिन का टाइम देना है टू द ड्रॉअर ऑफ द चेक दैट बॉस प्लीज नाउ पे मी द अमाउंट जो कि डिसऑनर्ड हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ चेक। The drawer of such check fails to make a payment of said amount of money to the payee or the holder in due course of the check within 15 days of the receipt of said notice। जब आपने वो नोटिस पीरियड में 15 दिन का टाइम दिया उसको और वो 15 दिन में फेल हो गया, पेमेंट नहीं करी, जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो 6 के 6 इंग्रेडिएंट्स हैं जब सभी के सभी फुलफिल होंगे तभी वंस सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट का ऑफेंस माना जाएगा। इन ए नटशेल अगर हम अपने केस में इस केस में
की बात करें तो इन अदर वर्ड्स द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस ओनली when amount remains unpaid even after the expiry of 15 days from the date of receipt of the demand notice. So overall this is what exactly is that for section 138 के offense के लिए cause of action will arise only जब आपने 15 दिन के बाद एक्यूज पर्सन ने 15 दिन का जो टाइम पीरियड डिमांड नोटिस में मिला था उसके अंदर पेमेंट नहीं करी 16th डे से कॉज ऑफ एक्शन हैज नाउ स्टार्टेड। कंप्लेनेंट जो है सेक्शन 138 के ऑफेंस में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। और हमारे केस में क्वेश्चन ये था कि जब ऑफेंस ही आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ मोरेटोरियम पीरियड के बाद हुआ है तब डायरेक्टर की लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। तो सबसे पहले ये हमने फर्स्ट एस्पेक्ट समझ लिया। लेट अस अंडरस्टैंड सेकंड एस्पेक्ट कि मोरेटोरियम का मतलब क्या है। मोरेटोरियम का मतलब ये है, अगर हम रेफर करें सेक्शन 17 ऑफ द आईबीसी that which starts with the heading management of the affairs of corporate debtor by interim resolution professional. What does it start? It starts with the from the date of the appointment of the interim resolution professional. हमारे केस में जिस दिन मोरेटोरियम इम्पोज हुआ उसी दिन आईआरपी अपॉइंट हो चुका था। इस केस में from the date of appointment of the interim resolution professional, the management of the affairs of the corporate debtor shall vest with the interim resolution professional. So complete management of the company will go into the hands of IRP. Please see now second subsection B. The powers of the board of the directors or the partners of the corporate debtor, as the case may be, shall stand suspended. जो एग्जिस्टिंग मैनेजिंग डायरेक्टर्स थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स थे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, whosoever it is, उन सब की पावर्स सस्पेंड हो जाती हैं फ्रॉम द डे मोरेटोरियम is imposed on a corporate debtor. Let us see what does this subsection D states. The financial institutions maintaining accounts of the corporate debtor shall act on the instructions of the IRP only. So what does this mean is that अगर कोई बैंक अकाउंट्स में डिफरेंट बैंक्स में बैंक अकाउंट्स हैं इस कंपनी के, तो वो आईआरपी की डायरेक्शंस के अंडर ही ऑपरेट किए जाएंगे। So, in this judgment, the Honorable Court has referred to that when the notice was issued to the appellant, he was not in charge of the corporate debtor, as he was suspended from his position as the director of the corporate debtor as soon as the IRP was appointed on the 25th of July 2018. All the bank accounts of the corporate debtor were operating under the instructions of the IRP. Hence, it was not possible for the appellant to repay the amount in light of section 17 of the IBC. So, that is the level of impact. Cause of action started, moratorium already imposed था। अगर मान लो कि लेट से मेरे पास डिमांड नोटिस आता भी है एंड आई विश टू क्लियर दैट अमाउंट, मैं कर ही नहीं सकता बिकॉज बीइंग मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर मेरे सारे जो पावर्स हैं सस्पेंड हो चुकी हैं एज पर द सेक्शन 17। सो अगर मैं बैंक को भी इंस्ट्रक्शन देता हूं तो बैंक विल सिंपली से दैट यू आर नो लॉन्गर ए मैनेजिंग डायरेक्टर, only I will operate under the instructions from IRP. So coming back to now this case with the timelines, if you see हमारे केस में जुलाई 7 2018 को चेक डिसऑनर्ड हुए एंड जुलाई 25 को मोरेटोरियम इम्पोज हो गया, आईआरपी अपॉइंटेड हो गया। उसके बाद जो था डिमांड नोटिस अगर आया दैट इज टू आफ्टर मोरेटोरियम
15 डेज का जो टाइम पीरियड था डिमांड नोटिस के हिसाब से कि दैट ओके यू पे रिलीज द अमाउंट ऑफ द डिसऑनर्ड चेक्स, दैट वाज आल्सो after the moratorium imposed. Moratorium was in operation, so hence when the offense got completed, control has already been shifted to the IRP and director could not legally make the payment. This was the whole conclusion of the Honorable Supreme Court, and on the basis of this, Honorable Supreme Court also, went through the analysis that why P. Mohan Raj versus MS Shaw brothers not applicable in this case, because इस केस में जो कॉज ऑफ एक्शन हुआ था, स्टार्ट जो हुआ था, वो बिफोर द मोरेटोरियम वाज इम्पोज्ड. इस केस में मोरेटोरियम इम्पोज नहीं हो रखा था, कॉज ऑफ एक्शन इनिशिएट हो चुका था, कंप्लेंट फाइल हो चुकी थी. आफ्टर दैट moratorium got imposed, and then the directors approached to seek benefit under the section 14. लेकिन इस केस में द करंट केस विच वी आर डिस्कसिंग, इसके अंदर तो cause of action arose only after the moratorium was imposed, and that is why Honorable Supreme Court held that this case was totally different and distinguished it clearly from the P. Mohan Raj. And finally Honorable Supreme Court जब verdict दिया, Honorable Supreme Court allowed the appeal and quashed the summoning order dated 7 September 2018, and also the complaint was also quashed. So it was a big relief for the directors because किस्मत अच्छी थी कि उनकी जो cause of action arose only after the start of the moratorium period. And if we conclude from the accused perspective as well as the complainant's perspective, the date of the cause of action becomes very critical. अगर इस केस में भी let's say analyze this thing, अगर इस केस में कंप्लेनेंट जो था वो थोड़ा सा एक्टिव होता, जैसे ही जुलाई 7 2018 को चेक डिसऑनर्ड हुए एंड लेट्स से ऑन द नेक्स्ट डे नोटिस सर्व कर दिया जाता और 15 दिन के अंदर अंदर वो टाइम पीरियड भी खत्म हो जाता, तो देन जुलाई 25 से पहले ही राइट कॉज ऑफ एक्शन वुड हैव स्टार्टेड. उसके बाद मोरेटोरियम इम्पोज होता और पी मोहन राज की जजमेंट फुली एप्लीकेबल हो जाती, कोई रिलीफ नहीं मिलता, राइट. लेकिन चूंकि यहाँ पे कंप्लेनेंट थोड़ा सा डिले कर दिया, कंप्लेनेंट ने डिमांड नोटिस सर्व करने में, उसके कारण जो इवन इनफैक्ट अगर हम देखें यहाँ पे जो डिमांड नोटिस ही था वो ही लगभग आफ्टर 1 मंथ तो भेजा गया, राइट. 30 नॉट आफ्टर 1 मंथ, मीन विद इन 30 days टाइमलाइन के साथ, बट अप्रोक्सीमेटली ऑन द लास्ट डे ओनली, right. And because of that substantial difference आ गया इस केस में कि पूरी की पूरी proceedings के अंदर for the accused as well as for the complainant the date of the cause of action is very very critical. You ensure that कि जैसे ही अगर आप accused person हो तो देखो कि भाई कॉज ऑफ एक्शन की डेट कब शुरू हो रही है, क्या रिलीफ मिलते हैं, और अगर आप कंप्लेनेंट हो तो यू एंश्योर दैट यू क्विकली comply with the all timelines and ensure that accused does not try to invoke corporate insolvency or personal insolvency. So these factors one must consider at all, right. So I hope this video would have helped you to understand कि cause of action का इम्पोर्टेंस क्या है, डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, एंड इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, एनी स्पेसिफिक क्वेरीज, you can send us an email, you can WhatsApp to us, you can also put your questions or queries in the comment box. We will try to respond to your questions on priority basis, and feel free to share this video with the other stakeholders, with other persons who are involved into the check bounce
matter whether from the complainant perspective or from the accused perspective. This would help them. If the companies are involved, then definitely this judgment is going to help them to assess whether they can utilize this judgment or not. And if you wish to continue to receive updates regarding the recent Honorable Supreme Court judgments on the NI matter, do subscribe to this channel. This will give you updates as soon as we upload the video on the YouTube. And thank you very much for going through this video. Jai Hind.